नमस्कार। आज हम नजर डाल रहे हैं टर्बो टाइम्स के 28 अगस्त 2025 के समाचार संकलन पर। तो शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। मारुति सुजुकी ने गुजरात के हासलपुर में अपना नया ईवी और बैटरी प्लांट खोला है। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। अच्छा। और साथ ही उनकी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी ई वितारा, उसका ग्लोबल लॉन्च भी हुआ है। कह रहे हैं 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो भारत के ईवी सपने के लिए ये कितना बड़ा कदम है, यहीं से शुरू करते हैं अपनी पड़ताल। जरूर। देखिए, ये सिर्फ एक प्लांट या एक कार लॉन्च से कहीं ज्यादा है। आप इसे ऐसे देखिए कि ग्लोबल ईवी रेस में भारत अब पूरी ताकत से उतर रहा है। सिर्फ गाड़ियां बनाना नहीं, बल्कि बैटरी जैसी जो सबसे अहम टेक्नोलॉजी है उस पर भी फोकस करना। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ असेंबली हब नहीं बनना चाहता। अच्छा। बल्कि पूरे ईवी इकोसिस्टम का एक जरूरी प्लेयर बनना चाहता है। ये मेक इन इंडिया का बहुत अच्छा उदाहरण है। पर हाँ, सवाल ये भी है कि जो हमारा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है या सप्लाई चेन है, वो इस रफ्तार के लिए कितनी तैयार है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब सिर्फ फैक्ट्री लगाना काफी नहीं है, पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ निवेश का भी एक मामला है। कतर के व्यापार मंत्री अहमद अल सायद एक बड़ी इन्वेस्टमेंट टीम के साथ भारत में हैं। और उनका फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, टेक्नोलॉजी और एनर्जी। ये दिलचस्प है कि कतर का फोकस टेक्नोलॉजी और एनर्जी ट्रांजिशन पर है। ये भारत की अपनी योजनाओं से, जैसे डिजिटल इंडिया या रिन्यूएबल एनर्जी है, उससे काफी मिलता जुलता है। अच्छा। तो ये सिर्फ पैसा आने की बात नहीं है। ये आप कह सकती हैं, एक रणनीतिक साझेदारी का भी संकेत हो सकता है। कौन जाने आगे चलकर ग्रीन हाइड्रोजन या सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में कोई बड़ा कोलैबोरेशन हो जाए। मध्य पूर्व के साथ भारत के रिश्ते वैसे भी गहरे हो रहे हैं। ये उसी कड़ी का हिस्सा लगता है। तो मतलब निवेश को सिर्फ डॉलर के आंकड़ों में नहीं देखना चाहिए, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप के लिहाज से भी। जी बिल्कुल। और इसी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में भारत और जापान के बीच भी बहुत कुछ हुआ है। $1 बिलियन के भारी भरकम निवेश का ऐलान किया है। 68 बिलियन डॉलर, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और साथ ही एक नई सुरक्षा संधि पर भी साइन हुए हैं। जो 17 साल पुरानी डिफेंस पार्टनरशिप थी, उसे अपडेट किया गया है। देखिए, दोनों चीजें एक साथ होना, इतना बड़ा निवेश और एक मजबूत सुरक्षा संधि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, उसमें भारत और जापान कितने करीब आ रहे हैं। इसे रणनीतिक संरेखण कहते हैं। मतलब अब व्यापार और सुरक्षा, खासकर समुद्री सुरक्षा, इन दोनों ही मामलों में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। तो इसका असर दिखेगा, मतलब जमीन पर? बिल्कुल, इसका असर हो सकता है दिखे। जैसे जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस बढ़ें, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, या फिर सप्लाई चेन को चीन पर निर्भरता से हटाने की कोशिशें हों। ये इकोनॉमी और सिक्योरिटी का गहरा संगम है। समझ गया। मतलब ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं, इसका असर पूरे इंडो पैसिफिक पर पड़ सकता है। जी। चलिए अब थोड़ा देश के अंदर आते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन को लेकर कुछ नए नियम जारी किए हैं। जी। ये 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। अच्छा, गोल्ड लोन पर क्या बदलाव हैं? बता रहे हैं कि लोन लिमिट, ब्याज दरें और डॉक्यूमेंटेशन, इनमें कुछ चेंजेस हैं। देखिए, आरबीआई जब भी ऐसे नियम लाती है तो उसका मकसद होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना। हाँ। तो इसका असर बैंकों और एनबीएफसीज पर तो पड़ेगा ही, लेकिन असली सवाल ये है कि आम आदमी के लिए, जिसके पास सोना है और उसे लोन चाहिए, उसके लिए यह आसान होगा या मुश्किल? ये अहम सवाल है। हाँ, क्योंकि एक तरफ तो वो पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि कहीं इससे छोटे कर्जदारों को दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि गोल्ड लोन असंगठित क्षेत्र में काफी चलता है। सही बात है। इसका असर शायद धीरे धीरे पता चलेगा। जी बिल्कुल। एक और सेक्टर जो हमेशा खबरों में रहता है, टेलीकॉम। वोडाफोन आइडिया वीआईएल ने 50 बिलियन रुपए यानी 5,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड इशू की घोषणा की है। ओह, वीआईएल। हाँ, मकसद है पैसा जुटाना, नेटवर्क फैलाना और कर्ज चुकाना। टेलीकॉम सेक्टर में जो जबरदस्त कंपटीशन है और फाइनेंशियल प्रेशर, वो तो जग जाहिर है। हाँ, वीआईएल के लिए ये कदम मतलब एक तरह से सर्वाइवल की लड़ाई का हिस्सा है। 5G आ गया है, नेटवर्क तो फैलाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन हाँ, निवेशकों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि क्या ये रकम काफी है कंपनी को लंबे समय तक चलाने के लिए, या ये बस एक फौरी राहत है। ये देखना होगा। हाँ, टेलीकॉम की कहानी तो चलती रहेगी। उधर टेक की दुनिया में एक और बड़ी कंपनी भारत में पैर जमा रही है। एप्पल ने पुणे में भारत का चौथा रिटेल स्टोर खोलने का ऐलान किया है। पुणे में?
अच्छा, हाँ, और कह रहे हैं 2025 में और भी प्लान्स हैं एक्सपेंशन के। देखिए एप्पल जब स्टोर खोलता है ना, तो वो सिर्फ फोन बेचने के लिए नहीं होता। ये भारत का जो बढ़ता हुआ प्रीमियम कंज्यूमर मार्केट है, उस पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की रणनीति है। ये स्टोर्स एक एक्सपीरियंस देते हैं, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ाते हैं। हाँ, वो तो है। और पुणे जैसे शहर को चुनना दिखाता है कि प्रीमियम बाजार अब सिर्फ दिल्ली मुंबई तक ही नहीं रह गया है। इसका असर लोकल रिटेल पर भी पड़ेगा। हो सकता है दूसरी प्रीमियम ब्रांड्स भी ऐसा करने की सोच। अच्छा, अब जरा सरकार पॉलिसी और सुरक्षा के मोर्चे पर देखते हैं क्या हो रहा है। दिल्ली से एक खबर है, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर छापा मारा है। ओह, मामला बताया जा रहा है एक अस्पताल के निर्माण में हुई कथित गड़बड़ी से जुड़ा हुआ। कह रहे हैं करोड़ों की गड़बड़ी के सुराग मिले हैं और डीडीए के कुछ अफसर भी जांच के दायरे में। जब भी जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो पब्लिक लाइफ में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर बहस तो होते ही है। ऐसी जांच का नतीजा क्या होगा वो तो कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। सही है। जरूरी ये है कि प्रक्रिया निष्पक्ष हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों से जुड़ी एक अहम पॉलिसी की खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं। अच्छा, क्या बदलाव है? अब इसमें मौसम पर आधारित नए इंडेक्स शामिल किए गए हैं। मकसद है कि क्लेम प्रोसेस, प्रीमियम तय करना और नुकसान का आकलन, ये सब आसान हो जाए। इसके लिए खास टेक प्लेटफॉर्म भी बनाए जा रहे हैं। ये वाकई एक जरूरी कदम है, खासकर आजकल जब हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम कितना बदल रहा है। हाँ, बिल्कुल। पहले के तरीकों से फसल के नुकसान का अंदाजा लगाना अक्सर बहुत मुश्किल और धीमा होता था। तो ये जो वेदर बेस्ड इंडेक्स है या सैटेलाइट इमेजिंग जैसी तकनीक है, ये प्रोसेस को ज्यादा ऑब्जेक्टिव, पारदर्शी और तेज बना सकती है। तो किसानों के लिए फायदेमंद होगा। उम्मीद तो यही है, लेकिन चुनौती होगी इन तकनीकों को जमीन पर ठीक से लागू करना और किसानों को इसके बारे में समझाना। ये एग्रीटेक के बढ़ते महत्व को भी दिखाता है। हाँ, तकनीक किसानों की मुश्किलें कम कर सकती है। अब बात रक्षा क्षेत्र की। भारतीय नौसेना को 2 नए युद्धपोत मिले हैं, नीलगिरी क्लास के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स। स्टेल्थ फ्रिगेट्स, ये तो बहुत एडवांस्ड होते हैं। हाँ, आधुनिक युद्धपोत है। स्टेल्थ का मतलब है कि दुश्मन के रडार से छुपे रहने की क्षमता, और गाइडेड मिसाइल मतलब सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें। अच्छा। भारत की समुद्री ताकत को बहुत बढ़ाता है। ये सिर्फ हमला करने की क्षमता नहीं है, बल्कि अपने समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, इलाके में स्थिरता बनाए रखने की क्षमता, ये सब बढ़ाता है। और ये भारत में ही बने? जी हाँ, ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक अहम कदम है। तो हमारी समुद्री सीमाओं और हितों की रक्षा के लिए ये एक बड़ा इजाफा है। निश्चित रूप से। अच्छा, उधर जमीन पर दिल्ली में पर्यावरण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक पहल हुई है। दिल्ली सरकार ने 24 नई इलेक्ट्रिक डीटीसी स्कूल बसें शुरू की हैं। इलेक्ट्रिक स्कूल बसें, ये अच्छी खबर है। हाँ। शहरों में, खासकर दिल्ली जैसे शहर में जहां प्रदूषण इतनी बड़ी समस्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक करना बहुत जरूरी है। और स्कूल बसों से शुरुआत करना अच्छा है, क्योंकि ये सीधे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा है। इससे सिर्फ हवा का प्रदूषण नहीं, आवाज का प्रदूषण भी कम होगा। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। हाँ, चुनौतियां तो वही हैं, चार्जिंग स्टेशन बनाना, बसों की कॉस्ट, उनकी मेंटेनेंस का मैनेजमेंट। पर ये छोटे स्केल पर ही सही, लेकिन शहरी परिवहन के भविष्य की एक झलक तो दिखाता ही है। सही कहा। अच्छा, अब आखिर में जरा खेल जगत की कुछ खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। स्विफ्ट कौर समरा ने टीम को लीड किया। बहुत बढ़िया। भारतीय शूटर्स तो लगातार कमाल कर रहे हैं। ये दिखाता है कि इस खेल में टैलेंट और ट्रेनिंग दोनों का स्तर कितना बढ़ गया है। ये सिर्फ एक मेडल नहीं, ये सालों की मेहनत और बढ़ते हुए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का नतीजा है। सही कहा। और चेस की दुनिया से भी बड़ी खबर है। फिडे यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने ऐलान किया है कि 2025 का चेस वर्ल्ड कप गोवा में होगा। गोवा में? वाह। हाँ, 23 साल बाद भारत इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट की मेजबानी करने से न सिर्फ उस खेल को बढ़ावा मिलता है, बल्कि स्पोर्ट्स टूरिज्म भी बढ़ता है, देश की इमेज अच्छी होती है और युवा खिलाड़ियों को बहुत प्रेरणा मिलती है। हाँ, बिल्कुल। ये भारत की बढ़ती ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी और ग्लोबल स्पोर्ट्स मैप पर उसकी मौजूदगी को भी दिखाता है। और महिला क्रिकेट में भी अपडेट है। आईसीसी ने महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम घोषित कर दी है। हरमनप्रीत कौर कप्तान होंगी। महिला क्रिकेट का कद तो लगातार बढ़ ही रहा है और भारतीय टीम दुनिया के टॉप टीमों में है।
वर्ल्ड कप टीम की घोषणा हमेशा एक्साइटमेंट लाती है। हाँ, ये न सिर्फ क्रिकेट फैंस के लिए रोमांचक है, बल्कि देश में लाखों लड़कियों को स्पोर्ट्स को करियर बनाने के लिए इंस्पायर करता है। ये दिखाता है कि भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम सिर्फ मेल प्लेयर्स तक ही सीमित नहीं है। इसी विचार के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और खबरों और उनके विश्लेषण के साथ।